देख लो आगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कूलाम का नियम, ठीक है। और कूलाम का नियम किसके लिए होता था? कूलाम के नियम में क्या होता था? आवेश। कूलाम के नियम में निकालते क्या थे हम? बल निकालते थे। वो बल किसके बीच लगता था? दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को हम कूलाम के नियम से निकालते थे। और क्या फॉर्मूला था? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये जो बल लगता था वो है ये, यहाँ लिख देता हूँ, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे K की वैल्यू क्या थी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 बोल लो, ये थी। अब पढ़ना है कूलाम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, उसका सदिश स्वरूप पढ़ना है, ठीक है। गर्मी हो रही है, वेक्टर फॉर्म देख लो अच्छे से अब, ठीक है। वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि जब हम डिटेल में पढ़ें, इसमें तो हमें से पता चला कि बल इतना लग रहा है, बट हमें वेक्टर फॉर्म से पता चलेगा बल किस दिशा में लग रहा है, या किसके द्वारा किस पर बल लग रहा है। Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है कि Q2 के कारण Q1 पर। पहला आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगा रहा है, या दूसरा आवेश पहले आवेश पर कितना बल लगा रहा है, उसका पता चलेगा हमें वेक्टर से, ठीक है। तो सपोज दैट, जैसे कि हमने इधर Q1 Q2 लिया था, दो आवेश, हम इधर भी ले लेते हैं, एक आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2। हमें पता है आवेशों की दूरी हम कितना मान के चल रहे हैं, कितनी ही आवेशों के बीच की दूरी? आवेशों के बीच की दूरी हमने मान के चली है कि ये स्मॉल r है, ठीक है। ये सिंपल है, Q1 Q2 और r, और K तो खैर कांस्टेंट था। अब हमें देखना है Q1 के कारण Q2 पर कितना बल लग रहा है, या Q2 के कारण Q1 पर कितना बल लग रहा है। वेक्टर 11 तक आपने पढ़ा होगा अच्छे से, नहीं पढ़ा है तो एक वेक्टर की एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूँ कि वेक्टर किसी चीज को नॉर्मल फॉर्म में अगर है तो उसे वेक्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे। एक सिंपल सा तरीका होता है, जैसे कि एक वेक्टर मान लो r, और पता नहीं ये जो ऊपर एरो लगता है, तीर का निशान लग जाता है, तो कोई भी वस्तु वेक्टर में कन्वर्ट हो जाती है। वेक्टर बराबर होता है, किसी भी चीज को वेक्टर में लिखना है तो पहले आपको उस चीज का परिमाण लिखना पड़ेगा। और परिमाण जब लिखा जाता है तो हम इसको शो करते हैं नॉर्मली ऐसे, इसको मॉड कहते हैं, इसके अंदर हम लिख देते हैं यह है किसी भी क्वांटिटी का परिमाण, एक किसी भी चीज का परिमाण है ये। तो वेक्टर में लिखने के लिए उसका पहले परिमाण लिखते हैं, और परिमाण के साथ ये लिखते हैं, इसके ऊपर ये जो चिन्ह लगाया, ये 11 से पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है 11th में तो आज देख लो, फर्स्ट और लास्ट टाइम 12th में, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये क्लियर होगी। इसे कैप पढ़ते हैं, जो ऊपर ये निशान लगा है कैप, और ये कैप के साथ अगर कोई चीज़ लिख दिया गया तो ये कहलाता है एकांक सदिश या यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश। तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर आपको ये सिंपल क्या है, वेक्टर है, वेक्टर फॉर्म है, किसी चीज़ को वेक्टर में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसका परिमाण लिखना पड़ेगा। ये मॉड में लिखा गया है, ये मॉड लगाना जरूरी नहीं है, जैसे ये F है, F बल का परिमाण है तो ये R की जगह F लिखा जाएगा। तो ये सिंपल सा परिमाण है, परिमाण को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और ये R के ऊपर कैप लग गया अगर, तो इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये जो यूनिट वेक्टर है ये नॉर्मली हमें दिशा शो करने में बहुत हेल्प करता है कि बल की दिशा किस साइड है। तो पहली बेसिक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो आपको उसको पहले परिमाण लिखना पड़ेगा, और परिमाण के साथ गुणा में क्या कर देना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर जैसे नाम ही है, यूनिट का मतलब होता है इकाई या एक, इसकी वैल्यू एक होती है इस वेक्टर की वैल्यू, बट ये वेक्टर हमें दिशा दिखाने में हेल्प करता है कि बल Q1 से Q2 की तरफ लग रहा है या Q2 से Q1 की तरफ लग रहा है, ये हेल्प करेगा। एक बेसिक ये। दूसरा बेसिक है नाम लिखने के लिए। नाम मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ बल, बल क्या है, F। Q1 के कारण Q2 पर बल या Q2 के कारण Q1 पर बल। एक सिंपल सा फंडा याद रखो, जिस पर बल लगेगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसके कारण लगेगा उसको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। सपोज मैंने ये लिखा F12 लिख दिया, F12 का क्या मतलब है, आप F12 का F12 नहीं पढ़ोगे, F12 नहीं पढ़ोगे इसे। F12 का मतलब है, मैंने क्या बोला, जिस पर बल लगा है उसे पहले, और जिसके द्वारा लगा है उसको बाद में। तो F12 का मतलब है, 1 मतलब पहला, पहले आवेश पर बल लग रहा है, किसके कारण, दूसरे आवेश के कारण। तो अगर F12 लिखा है इसका मतलब है इस आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल लग रहा है। और इसका अगर उल्टा कर दिया मैंने, F21 कर दिया, तो 21 का मतलब जिस पर लगता है उसको पहले लिखा जाता है और जिसके द्वारा लग रहा है उसको बाद में। तो इसका मतलब है F21 का मतलब कि दूसरे आवेश पर बल लग रहा है, किसके द्वारा, पहले आवेश के कारण, ठीक है।
तो ये दो चीज़ बेसिक्स पता होनी चाहिए, उसके बाद हम ये टॉपिक इजीली स्टार्ट कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए किसी भी चीज़ को। जैसे क्या कहा, Q1 के कारण Q2 पर अगर बल लग रहा है तो आप उसको किस चीज़ से दिखाओगे? Q1 के कारण, इसके कारण लग रहा है, किस पर बल? Q2 पर अगर बल लग रहा है तो आप इनमें से किस चीज़ से दिखाओगे? जिस पर लग रहा है, किस पे लग रहा है? Q2 पर लग रहा है, तो 2 पहले, और किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण, तो 1 बाद में, तो F21 कहलाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें देखो, अभी इसको अच्छे से लिखूंगा, ये चीज़ें याद रखना चाहिए तुम्हें, और एक जगह लिख भी लेना बाद में जब हम नोट करेंगे। अभी ये चीज़ हम किनारे कहीं लिख लेंगे अभी। और ये बल है हमारा, ये हमें पता है, कूलम्ब के नियम में ये बल आता है, इसी बल का हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा था वेक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका, उसको यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिखा था मैंने? किसी भी चीज़ को वेक्टर में बदलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसका परिमाण लिखना पड़ेगा, और साथ में इसके साथ क्या रखना पड़ेगा? इसका यूनिट वेक्टर रखना पड़ेगा। एक और चीज देखो, अगर मैंने बल F12 लिखा है ना, ये, तो इसका जो यूनिट वेक्टर अगर लिखा जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा, वो अगर ये 1 2 है तो ये लिखा जाएगा 2 1। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर ये 2 1 है तो ये क्या लिखा जाएगा? 1 2। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, यही बेसिक क्लियर नहीं होता और हम रटने चले जाते हैं। ये 2 3 चीजें जो बताया वो क्लियर है? वेक्टर रूप में कैसे लिखा जाता है किसी चीज को, सबसे आसान तरीका यही है समझाने का इसको। ठीक है, अब आगे समझते हैं। हम दोनों कंडीशन लेंगे, हम मानेंगे कि माना Q1 द्वारा Q2 पर बल लग रहा है, या इसका उल्टा Q2 द्वारा Q1 पर बल लग रहा है। दोनों कंडीशन में हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, और उस फॉर्मूले को हमें वेक्टर रूप में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला तो हमारे पास F का है पहले से, इसी F को हमें वेक्टर रूप में कन्वर्ट करके देखना है, सदिश रूप में देखना है। तो पहले मान लें कि माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, पहली कंडीशन यहां से स्टार्ट करते हैं। माना किसके कारण? Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल बोल लो, या फिर बोलो लगने वाला बल, अब खुद से बता दो बल को किस चीज से दिखाते हैं? अब मैंने चीजें समझा दी हैं। अगर बल को F से दिखाते हैं तो किस पर बल लग रहा है? जिस पे लगेगा उसको पहले लिखेंगे, 1 पे लगा कि 2 पे लगा? क्या है, किस चीज से दिखाएंगे? 2 पे लग रहा है ना, तो 1 के कारण 2 पर लग रहा है, तो 2 को पहले लिखेंगे और 1 को बाद में, मतलब 2 1 बनेगा, 21 जैसा। माना Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 है, F21 है, वह इसका उल्टा करो, वह अब Q1 की जगह Q2 कर दो। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल कितना हो जाएगा? F12 है। ठीक है, ये हो गया। और क्योंकि हम वेक्टर रूप में पढ़ रहे हैं तो इसका वेक्टर का निशान लिखना मत भूलना, हम ये सब बल वेक्टर रूप में पढ़ रहे हैं। ये 1 2 2 1 लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप वेक्टर रूप में पढ़ रहे हो। ये वेक्टर का निशान तो नहीं भूल सकते हो, ये तीर का निशान। ठीक है, इस पे तीर का निशान नहीं लगा हुआ था तो इसमें 1 2 का कोई टेंशन नहीं था। अगर आपने 2 1 1 2 लिखा है तो उसके ऊपर वेक्टर का साइन लिखाना है। तो ये आपको F12 पता चल गया। इसको थोड़ा डायग्राम से शो करो। डायग्राम से कैसे शो करना है देखो, F21 की दिशा क्या होगी? F21 क्या है? F21 की दिशा क्या होगी? Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है, इसके कारण इस पर बल लगेगा, मतलब किस दिशा में बल जा रहा है? इस दिशा में बल जा रहा है ना, इस दिशा में 1 के कारण 2 पर बल लग रहा है, इस दिशा में बल जा रहा है, तो बल की दिशा इस साइड है। ठीक है, बल की दिशा इस साइड है, और इस बल को हम किस चीज से शो कर रहे हैं? F से, और 2 पर बल लग रहा है, और किसके कारण लग रहा है? 2 पर लग रहा है 1 के कारण, तो इसको किस चीज से दिखाया? F21। ये क्लियर? F21 क्यों हुआ? क्या था? सिंपल सा, अभी तुमने बल को शो किया है, बल की दिशा शो की है कि इस 2 पर 1 के कारण बल लग रहा है, तो ये F21 हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड हमने क्या किया? अगर Q1 पर Q2 के कारण बल लग रहा है, मतलब इस वाले आवेश के कारण उस वाले आवेश पर बल लग रहा है इस साइड, तो इस बार बल की दिशा क्या होगी? ऐसे में, ऐसे में। तो बल कितना हो जाएगा? F वेक्टर, और किस पर लग रहा है? 1 पे लग रहा है। किसके कारण लग रहा है?
2 के कारण लग रहा है, मतलब ऐसे में लग रहा है बल, ऐसे में, तो इसलिए इसकी दिशा इधर, और 1 के कारण 2 पे लग रहा था तो इसकी दिशा उधर, ऐसे। ठीक है, इसके अलावा आपको यूनिट वेक्टर दिखाना है। यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, इधर आप यूनिट वेक्टर को दिखा सकते हो ऐसे। ठीक है, बल अगर इधर से की तरफ लग रहा है तो यूनिट वेक्टर को मैं ऐसे दिखाऊंगा, आर यूनिट वेक्टर 1 2। ठीक है, इस डायरेक्शन में। और इसकी केस में ये बल इस साइड दिशा में लग रहा है तो इसका यूनिट वेक्टर इधर दिखाऊंगा मैं, और ये कितना हो जाएगा, आर यूनिट वेक्टर, ये 2 1 है ना, ये ऐसे। ये चीजें हमें शो करनी है इसमें। ये जितनी भी चीजें शो की हुई है, ये सारी चीजें समझ में आई क्या है? दिमाग कहाँ चल रहा है तुम लोगों का है? ये जितनी भी चीजें मैंने शो की अभी तक, ये सारी चीजें समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? F12 का क्या मतलब है? F12 का क्या मतलब है? किस पर बल लग रहा है? Q1 पर बल लग रहा है, किसके द्वारा? 2 के द्वारा। तो इसकी दिशा इसी साइड क्यों शो की गई? क्योंकि Q2 के द्वारा Q1 पे लग रहा है, तो Q2 Q1 पे उस दिशा में बल लगा रहा है, तभी उसकी दिशा उस साइड है। और इसका मतलब है कि 2 पर बल लग रहा है 1 के कारण, इसका मतलब 1 लगा रहा है बल 2 पर, तो इसकी दिशा इस साइड है, तो इस साइड हमने ले गया। ठीक है, और ये जो 1 2 ये जो दिख रहा है ये यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर क्या शो कर रहा है? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर F12 है तो F12 का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 1। कैसे? आप देखो F12 यहाँ है ना, इसकी दिशा इस साइड, तो 2 1 कहाँ है? इधर। ये शो कर रहा है कि बल किस दिशा में लग रहा है। इसका मतलब भी तो यही है ना, देखो 1 पे बल लग रहा है 2 की वजह से, 2 के कारण, तो बल की दिशा क्या है? इस साइड है। तो ये 2 1 की डायरेक्शन देखो, 2 1 की डायरेक्शन शो कर रही है कि बल इस दिशा में लग रहा है। वैसे ही मैंने कहा अगर ये F21 है तो F21 के लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? R12। तो F21 का मतलब क्या है कि 1 2 पर बल लग रहा है 1 के कारण, इसके कारण इस पर लग रहा है बल, मतलब बल की दिशा उस साइड है। तो मैंने कहा था यूनिट वेक्टर दिशा शो करता है। तो ये देखो R12 क्या कर रहा है? 2 1 का यूनिट वेक्टर R12, तो ये देखो R12 शो कर रहा है बल की दिशा, ये बल इस दिशा में लग रहा है। यस, बल इस दिशा में लग रहा है, जो बल लगा इस दिशा में जो बल लगा वो ये है, और इस दिशा में जो बल लगा वो ये है। अब समझ में आया सारे पॉइंट है? आर डायरेक्शन शो कर रहा है बस, आर का मतलब है डायरेक्शन, सिंपल सा। अच्छा ये एक सिंपल सा आंसर देना, 1 2 पर जो बल लग रहा है, ये F12 जो है, इस पे बल किसके कारण लग रहा है? 2 के कारण लग रहा है। तो 2 के कारण 1 पर बल लग रहा है, तो बल की दिशा इस साइड है। ठीक है, तो 1 2 का यूनिट वेक्टर होगा 2 1, तो 1 2 का यूनिट वेक्टर क्या है? 2 1, और 2 1 की दिशा देखो क्या है? उस साइड जा रही है। ये दिशा शो कर रहा है कि जो बल लग रहा है वो इस दिशा में जा रहा है, इसके साथ। ठीक है, या फिर इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल चीज समझ जाओ, ये चीज समझ जाओ, बस ये चीज समझ जाओ कि F12 के साथ R21 जुड़ा हुआ है, और F21 है तो R क्या हो जाएगा? 1 2, और दोनों की दिशा सेम होगी। कैसे? F12 की दिशा देखो इस साइड गई है, F12 की दिशा इस साइड गई है, और यहाँ पर F12 के साथ कौन है? R21, तो R21 यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। R21 का तीर का निशान क्या शो कर रहा है? यही सेम बल की दिशा शो कर रहा है। फिर इधर से आ जाओ, इधर से F21 पे आ जाओ, F21 के साथ कौन जुड़ा है? R12 जुड़ा है, तो F21 की दिशा देखो और इधर R12 की दिशा देखो, दोनों की दिशा क्या है? सेम है। बस इसको स्टार्टिंग में बना दिया गया है ताकि पता चले कि बल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और वहाँ की तरफ जा रहा है। ठीक है, बस ऐसा है। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा ही लिखता हूँ, काफ़ी बड़ा लिख दिया है। क्या लिखा था मैंने? इसको माना Q1 के कारण Q2 पर बल यही लिखा था ना, कितना है? Q2 पर बल, तो 2, और Q1 के कारण इतना है, वह Q2 के कारण Q1 पर बल, देखो Q1 पर बल है तो 1 पे है, और किसके कारण? 2 के कारण, तो ये इतना है, यही लिखा हुआ था। अब यही बल हमें कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्म में, और वेक्टर फॉर्म में हमें पता है कि इस तरह से लिखा जाता है। कैसे? वेक्टर फॉर्म लिखना है, फिर उसका परिमाण लिखना है, और साथ में यूनिट वेक्टर लिख देना है, बस वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही पहले F21 या F12 निकालो, कुछ भी निकालो। तो अगर हमें निकालना है तो निकाले, थोड़ा इसको निकालते हैं पहले, F21।
F21 बराबर, देखो अगर ये सिंपल ये F21 है मतलब ये वेक्टर फॉर्म में है, उसके ऊपर वेक्टर का निशान लगा है, और आपको पता है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका परिमाण लिखना पड़ेगा, और परिमाण के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। आर शो करता है यूनिट वेक्टर को, जैसे यहाँ पे ना परिमाण और परिमाण के साथ यूनिट वेक्टर शो किया, वैसे यहाँ पे अगर वेक्टर निकालना है तो f का परिमाण कितना है, f का परिमाण हमें कल निकाला हुआ है आंसर हमने, कितना आंसर आता है k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये परिमाण है, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या है, तो 2 1 का यूनिट वेक्टर क्या होता है, 2 1 का क्या होगा 1 2 हो जाएगा, जो इसका है इसको फ्लिप कर दो बस। तो वेक्टर लिखने के लिए वेक्टर के साथ बराबर में क्या लिखना पड़ेगा, पहले परिमाण, तो बल कितना है, कूलाम बल हमें पता है कितना होता है, k q1 q2 अपॉन दूरी का वर्ग, ठीक है, ये परिमाण हो गया। और परिमाण के साथ क्या आता है, यूनिट वेक्टर, तो 2 1 का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, r1 2, दैट्स इट। ये क्लियर है कैसे आया एक एक वर्ड, ठीक है, बस इस चीज को फॉलो कर रहे हैं हम, इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, ओके, ये हो गया। वैसे ही अगर इसका उल्टा करना है तो ये F21 हो गया, ये हो गया आपका F21। वैसे ही अगर F12 निकालना हो तो F12 बराबर कितना हो जाएगा, इसके सामने ही लिख देते हैं, वह F12 बराबर, सिंपल। कैसे लिखेंगे, पहले परिमाण लिख दो, परिमाण तो सबके लिए सेम है, मैं चाहूँ तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, ऐसी दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परिमाण कितना आता है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये परिमाण है, और परिमाण के साथ क्या आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया, और 1 2 का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 1। ये तो फॉर्मूले क्लियर, ये कैसे आया, बस इस चीज को फॉलो किया हमने, इस चीज को फॉलो करके ही आया, और कुछ बेसिक्स पहले बता दिया था कि 1 2 का 2 1 हो जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब एक और चीज याद रखो, हमें किसी एक के टर्म में पहले आगे सॉल्व करते हैं, या तो इसको सॉल्व कर लेते हैं या इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा लास्ट में दोनों का। इसी को सॉल्व कर लो पहले, R12 वाले को, सपोज दैट अगर मैं सिर्फ इसको निकालूंगा R के फॉर्म में, तो जैसे मैंने ये स्टार्टिंग में समझाया ना तुम्हें, यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि हमें पता है, देखो मैं इस वैल्यू को, इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ यूनिट वेक्टर की, या तो इसकी निकालूंगा या इसकी, दोनों की निकाल लेंगे समय के साथ। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकलेगा, हमें एक फॉर्मूला पता है कि R यूनिट वेक्टर, R वेक्टर बराबर कितना होता है, परिमाण, ये होगा, जरूरत नहीं कि आप इसको मॉड में ही रखो, ये बस दिखाने के लिए रखा हुआ है, R इनटू में क्या हो जाता है, R यूनिट वेक्टर, यही फॉर्मूला है। अगर हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 1 2 के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर मैं 1 2 के लिए निकाल रहा हूं तो कितना हो जाएगा, 1 2। अगर ये 1 2 है तो वेक्टर क्या हो जाता है, ये यूनिट वेक्टर 1 2 है तो वेक्टर क्या हो जाता है, 2 1 हो जाएगा, गुड, अच्छे समझ रहे हो, ठीक है। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकलेगी तभी हम इसकी जगह पे एक नई वैल्यू पुट करेंगे। तो R यूनिट वेक्टर 1 2 की वैल्यू यहां से क्या निकल आएगी, R यूनिट वेक्टर 1 2 अगर अकेला छोड़ो तो साथ में गुणा में कौन है, R, R कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड डिवाइड में आ जाएगा, फॉर्मूला है ये, कहाँ दिमाग चल रहा है कब से, ये देखो R दूरी है, ये फॉर्मूले के रूप में बस शो किया गया है दूरी को। देखो आगे, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से सिंपल ये निकालना है और इस तक पुट कर देंगे इसका आंसर, 1 2 बराबर R मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो दूसरी साइड है क्या वैसे, ये 1 2 है तो वो 2 1 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, R। आप बस एक काम करो, इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, तब आपका एक F21 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसमें कि आपका ये यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा, क्योंकि हम यूनिट वेक्टर की इसकी वैल्यू की जगह इससे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिखो, इसे तिरछा लिखा रहा है, क्या हो जाएगा, R 1 2 है तो 2 1
डाउट्स है तो मैं अभी क्लियर करता हूँ, कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग है ना, डाउट तो आएंगे ही। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे हम, ठीक है, इसलिए हम कर सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं इक्वेशन 1 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, बट वो सब अब बच्चों वाला काम हो गया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, ये छोटा सा है, डायरेक्ट लिखेंगे एग्जामिनर समझ जाएगा। कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, इसमें जो R12 है इसकी जगह पे क्या रख रहे हैं, ये वैल्यू रख रहे हैं, इसका वैल्यू कितना आया है, ये आया है, तो बस उतना सा चेंज कर लेंगे। देखना लास्ट लाइन आ रहा है कि नहीं, F21 बराबर ये K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज इट क्लियर? R12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो हमने अभी कैलकुलेट किया, कितना हो जाएगा, इसकी जगह पे ये वैल्यू रखो जरा, कितनी है इसकी वैल्यू, R वेक्टर 21 अपॉन R, नीचे R स्क्वायर और R दिख रहा है, गुणा में है ना दोनों, R स्क्वायर R गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर ये R क्यूब हो गया तब आंसर क्या होगा, देखो नीचे जगह है लिखने के लिए, उसमें हो जाएगा कि नहीं होगा, इसी के नीचे लिख देता हूँ, हाँ तो एक ही लाइन चाहिए, तो बस R स्क्वायर और R इधर गुणा हो गया तो ये R क्यूब हो जाएगा, K Q1 Q2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, F21 बराबर, अब क्या आ गया, ब्रैकेट वगैरह हटा दो, अब उसकी जरूरत नहीं है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R कितना हो गया, ये हो गया R क्यूब, और बगल में कौन है, R वेक्टर 2 1, यही कूलाम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये नॉर्मल कूलाम का नियम है, और ये कूलाम का नियम वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। आप चाहो तो ये 2 1 निकाला है तो ये 1 2 के लिए भी निकाल सकते हो अगर चाहे तो, ठीक है। इसको एक डब्बे में बंद कर लो क्योंकि ये फाइनल आंसर है आपका। इसको ऐसे बंद कर लो, ये F21 निकल आया, ठीक है। ऐसे ही चाहे तो हम F1 ये भी निकाल सकते हैं, F12 भी निकाल सकते हैं, निकाल लें, निकाल लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये हो गया तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू बस उल्टा करके लिख देना है वहाँ पे। इसके बाद में फिर एक बार अच्छे से अगर डाउट होगा बचा हुआ तो समझाऊंगा। देखो जरा, ये 2 पर दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल का हमने वेक्टर फॉर्म दिखा दिया। अब इसका उल्टा करेंगे, ये दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण बल लगा, अब हम निकालेंगे पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण बल F12, और उसके लिए हम ये मेहनत नहीं करेंगे, मजदूरी नहीं करेंगे इतना ये सब करके, हम स्मार्ट वर्क करेंगे क्योंकि आंसर ऑलरेडी पता है, बस थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है। वैल्यू कैसे चेंज करनी है, आपको F21 की जगह क्या निकालना है, F12 निकालना है। तो बस एक काम करो, ये जो आंसर है देखो 2 1 और यहाँ पे भी क्या आया 2 1 आया, 1 2 है तो इधर कितना आ जाएगा, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब था, ये यही तो एक नया चेंज आया R क्यूब, बाकी ये F21 था तो ये भी R21 था, वैसे ये F12 है तो ये भी क्या होगा R12 हो जाएगा। लो इसका भी आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारे पास दोनों का आंसर आ गया, और ये है आपका कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, ठीक है, कूलाम के नियम का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। देखो एक लास्ट टाइम और समझ लो, है इसमें कुछ नहीं। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, हम समझने के लिए जब निकलते हैं कोई चीज़ तो बहुत ज़्यादा सोच के चलते हैं कि बहुत कुछ है इसमें, जबकि उतना कुछ होता नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ होती है। अब मान के चलो जिसको समझ में ना आया अभी तक, वो मान के चलो कि अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है, अब जो बोल रहा हूँ उससे ध्यान से, अपना माइंड ब्लैंक करके अब उससे ध्यान से सुनो। बस सिंपल सा रूल है, पहला रूल है किसी नॉर्मल चीज़ को वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको इस रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले वेक्टर फिर उसका मान, वेक्टर बराबर हो जाएगा उसका मान, और मान गुणा उसका यूनिट वेक्टर, जिस भी वैल्यू को आपको वेक्टर में निकालना है उसका मान। F था ना, हमें इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है, इसका वेक्टर फॉर्म, तो इसका मान तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इसका वेक्टर वाला मान ये रहा और ये रहा। तो हमने क्या किया, ये तो अब क्लियर होगा कि F21 का क्या मतलब है, F12 का क्या मतलब है।
अब इसे फ्यूचर में तुम 21 और 12 तो नहीं पढ़ोगे। F21 का मतलब क्लियर हो गया कि जो पहले लिखा जाएगा उस पर क्या हो रहा है, बल लग रहा है, और जो बाद में लिखा जा रहा है उसका मतलब उसके द्वारा लग रहा है। इसमें चित्र में कोई दिक्कत, चित्र भी एकदम सिंपल था, घर पे जाके देखोगे तो सिंपल ही लगेगा। आपको पता है F12 के लिए यूनिट वेक्टर होता है 21, और दोनों की दिशा देखो एक ही दिशा में जा रही है। और इधर भी देख लो F21 का यूनिट वेक्टर होता है 12, और दोनों की दिशा देखो सेम ही दिशा में जा रही है, तो उसमें कोई डाउट नहीं होगा। F21 F12 क्यों लिखा, इसमें भी डाउट नहीं होगा। यहां से स्टार्ट किया हमने यूनिट वेक्टर से वेक्टर के रूप में लिखना। तो नॉर्मल इस चीज को मैंने वेक्टर के रूप में लिखना है, तो सबसे पहले F21 को सपोज हमने लिखा, F21 बराबर, तो ये वेक्टर आ गया। वेक्टर के बाद क्या लिखते हैं, उसका मान, परिमाण। तो उसका मान कितना है, फोर्स का, फोर्स का मान ये है, हमें कूलाम के नियम में हमने इसको प्रूव करके रखा हुआ है, ये मान है। तो पहले वेक्टर की वैल्यू निकालने के लिए मान लिख दिया, और मान के साथ किसका गुणा कर दिया, यूनिट वेक्टर का गुणा कर दिया। यूनिट वेक्टर ये 21 है तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सेम इसका उल्टा वहां किया, ये 21 है तो उसको 12 ले लिया, तो पहले वेक्टर निकाला, वेक्टर के बाद उसका मान लिखा, मान के बाद यूनिट वेक्टर लिखा, ये 12 है फोर्स, तो यूनिट वेक्टर हो गया 21, बस इतना किया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक सिंपल सा काम किया, इस R12 की वैल्यू निकाल ली, या चाहो तो इसकी भी निकाल सकते हो, इसी की भी निकाल सकते हो। R12 की वैल्यू हमने निकाली, कैसे निकाली, वही हमारा पहले से फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, इस फॉर्मूले से निकाला, ये R वेक्टर बराबर R इंटू R यूनिट वेक्टर। तो अगर हमें 12 निकालना है, हमने सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखा, पहले हमने सिंपल सा ये फॉर्मूला लिखा कि R यूनिट वेक्टर बराबर होता है R वेक्टर बराबर होता है परिमाण R इंटू यूनिट वेक्टर R। हमें क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, 12 की वैल्यू चाहिए यूनिट वेक्टर 12 की, तो यूनिट वेक्टर 12 ये रहा। और आपको पता है अगर ये यूनिट वेक्टर 12 है तो वेक्टर हमेशा यूनिट वेक्टर का हम क्या लिखेंगे, ये 12 है तो ये क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बस ये किया, यहाँ से R12 की वैल्यू निकली, ये गुणा में है तो ये नीचे भाग में चला गया, भाग में आ गया, और ये R12 की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ये आ गई। अब इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू को हमने इसकी जगह पुट कर दिया। यहाँ पे देखो सारा आंसर सेम है, सारा सेम है, बस R12 की जगह अपनी ये नई वाली वैल्यू जो कैलकुलेट की वो पुट कर दी, और ये वैल्यू पुट करके बस R² इंटू R का R क्यूब हो गया, बाकी सब एज इट इज है। ये 21 है, 21 है तो 12 वाले का उल्टा करके बस आपने 12 कर दिया, बस इतना हुआ। बस यही चीज़ ध्यान देना, यही चीज़, इसी में सारा गेम है। आपने फोर्स को भी इसी रूप में लिखा है और बाद में यूनिट वेक्टर को भी इसी चीज़ में लिखा। क्लियर है? प्रैक्टिस तो चाहिए होता है धीरे धीरे, ठीक है, प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाता है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मेंस परफेक्ट, और रट्टा मेक्स वुमेन्स परफेक्ट। हाँ, हो गया, ये हो गया क्लियर।